हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। ये जो प्रश्न है आपका डिसोल्यूशन यानी फर्म के विघटन, साझेदारी फर्म के विघटन से संबंधित है और इसमें आपको वसूली खाता नहीं पूछा गया है, इसमें आपको कुछ प्रविष्टियां करने को बोला गया है। आइए इस प्रश्न को पहले पढ़ते हैं हिंदी में, फिर इंग्लिश में भी देखते हैं, फिर इसका उत्तर में सॉल्यूशन जो हल है मैं आपके सामने करके बताता हूं। नियति और कार्तिक तथा रतिक तीन साझेदार थे। नीति, कार्तिक और रतिक एक फर्म के साझेदार थे तथा 5-3-2 5:3:2 के अनुपात में लाभ हानि क्या करते थे, बांटते थे। 31 मार्च 2019 को न्यायालय के आदेश से फर्म का क्या हो गया, विघटन हो गया, डिसोल्यूशन हो गया। संपत्तियों तथा बाह्य देयताओं का विघटन खाते में, विघटन खाता कौन सा होता है, विघटन खाता को वसूली खाता भी बोलते हैं, यानी रियलाइजेशन अकाउंट आपको बता रखा है कि आपने सभी संपत्तियों एवं दायित्वों को कहां स्थानांतरित कर दिया, कहां ट्रांसफर कर दिया है, सभी संपत्तियों तथा बाह्य देयताओं का विघटन खाते में स्थानांतरण रोकड़ को छोड़कर के पश्चात निम्न लेन देन हुए, यानी आपने पहले ही सभी संपत्तियां और सभी दायित्वों का किसमें हस्तांतरण कर दिया है, किसमें स्थानांतरण कर दिया है, वसूली खाते यानी विघटन खाते जिसको आप रियलाइजेशन अकाउंट बोल रहे हैं, उसमें क्या कर दिया गया है, एक तरीके से उसको आपका हस्तांतरित कर दिया गया है। अब क्या लेन देन हुए, सबसे पहला फर्म की एक अलिखित देयता, अलिखित देयता को हम बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जो बुक्स में नहीं दिखाई गई थी, अलिखित थी, वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो थी 45,000 रुपए की थी, जिसका भुगतान किसने किया, नियति ने किया। तो ये आपको इसको या तो वसूली खाता बनाना होगा तो उसमें दिखाना होगा, लेकिन यहाँ तो आपके सामने रोज नामचा प्रविष्टियां बोला हुआ है, जर्नल एंट्रीज, यानी इन सबकी आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है, रोज नामचा प्रविष्टियां बनानी है। लेनदार जिन्हें 67,000 रुपए का भुगतान करना था, लेनदार का मतलब होता है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को 67,000 का भुगतान करना था, ने 34,000 रुपए में फर्नीचर ले लिया तथा उनको शेष राशि का भुगतान किसमें कर दिया गया, नकद में कर दिया गया। सी पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट जो है, कार्तिक ने फर्म को 18,000 का ऋण दिया था जिसका भुगतान उसे क्या कर दिया, उसे कर दिया गया। तो मतलब कार्तिक जो था वो साझेदार था, उसने फर्म को क्या दिया था, एक ऋण दिया था 18,000 का और जिसका भुगतान उसको क्या कर दिया गया, फर्म ने उसको भुगतान कर दिया। चौथा पॉइंट ये बता रहा है 85,000 रुपए का जो स्टॉक जो था वो किसने, रतिक, स्टॉक का मतलब रहतिया होता है, रतिक ने 72,000 रुपए में 72,000 में ले लिया, इसकी प्रविष्टि आपको करनी है। फिर पांचवा पॉइंट जो है 6,000 रुपए के विघटन व्यय थे, विघटन व्यय डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस थे, जिसका भुगतान कार्तिक ने किया। किसने किया इसका भुगतान, कार्तिक जो साझेदार था उसने कर दिया। और विघटन पर 40,000 रुपए की क्या हुई है, हानि हुई है, यानी रियलाइजेशन पे आपको लॉस दे रखा है, लॉस ऑन रियलाइजेशन दे रखा है कि विघटन जो हुआ उस पे 40,000 की हानि हुई है। इस हानि को आपको क्या करना होगा, तीनों साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांटना होगा। उपरोक्त लेन देनों के लिए फर्म की पुस्तकों में आवश्यक रोज नामचा प्रविष्टियां कीजिए। आपको जर्नल एंट्रीज देनी है। ये जो 6 ट्रांजैक्शन है यहाँ आपके सामने ए से लगाकर एफ तक, इन सभी की आपको क्या करनी है, जर्नल प्रविष्टियां बनानी है। और ये 6 नंबर का प्रश्न है, 6 एंट्री आप करेंगे, 6 नंबर आपको मिलेंगे। आइए अब इसी को हम क्या करते हैं, इंग्लिश में अगर आप देखना चाहें तो देखिए, ये इंग्लिश का इसका पूरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इंग्लिश वाला। देखिए, नियति, कार्तिक एंड रतिक वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. The firm was dissolved on 31st March 2019 by the order of the court after transfer the assets other than cash, कैश को छोड़ते हुए, and external liabilities to realization account, वसूली खाता भी बोलते हैं इसको, कहीं कहीं विघटन खाता भी बोला जाता है। The following transaction took place, कुछ आपके व्यवहार हुए हैं। An unrecorded liability of the firm 45,000 were paid by नियति, नियति ने उसको पेड किया है। Creditors to whom 60,000 were due to be paid
accepted furniture at 35,000 rupees and the balance was paid to them in cash, बचा हुआ पैसा कैश में दिया गया। Karthik had given a loan of 18,000 to the firm which was paid to him, जिसका भुगतान उसको किया गया है। Stock worth 85,000 was taken over by Ratik at 72,000 rupees. Expenses on dissolution amounted rupees 6,000 and were paid by the Karthik. Karthik ने इसका पेमेंट किया है। And loss on dissolution amounted rupees 40,000. 40,000 का हानि हुई है डिसोल्यूशन पे। Pass the necessary journal entries in for the above transaction in the books of the firm। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये प्रश्न आपको जर्नल प्रविष्टियां करनी है। कैसे करनी है आइए देखिए, मैं आपको इन सब पूरे प्रश्न की क्या बताता हूं, जर्नल प्रविष्टि बताता हूं। तो देखिए सबसे पहले मैं फॉर्मेट बना रहा हूं जर्नल का, क्योंकि बिना फॉर्मेट के इस प्रश्न को हल करना संभव नहीं है, क्योंकि जर्नल जब भी पूछा जाए तब आपको क्या करना चाहिए, एक फॉर्मेट बना देना चाहिए। जर्नल एंट्रीज के नाम से आप क्या बना रहे हो, जर्नल प्रविष्टियां दे रहे हो, रोज नामचा प्रविष्टि दे रहे हो। जर्नल का फॉर्मेट आपको पता है, वही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। तो फॉर्मेट आपको पता है, ये आपका डेबिट है, सॉरी क्रेडिट है, ये आपका डेबिट क्रेडिट दोनों है, ये जर्नल फोलियो नंबर है और ये कॉलम जो बताएगा आपको डेट का कॉलम और ये पर्टिकुलर का कॉलम। तो वही कॉलम से जो अभी तक हम बनाते आए थे, इसमें कुछ भी नया आपको अभी नहीं डालना है, वही जर्नल का फॉर्मेट आपके लिए रहेगा। तो जब भी जर्नल प्रविष्टियां पूछी जाए ज्यादा अच्छा है कि आप उसका फॉर्मेट बना दें और उसके बाद में उसकी एंट्री करें। चलिए सबसे पहला क्या दिया हुआ है, फर्म की एक अलिखित देयता थी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था 45,000 का, जिसका भुगतान किसने किया, नियति ने किया। देखो जो भी भुगतान होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट के माध्यम से होगा और जो भी संपत्ति को बेचने से मिलेगा वो भी रियलाइजेशन अकाउंट के माध्यम से होगा, क्योंकि आपने सभी संपत्ति और दायित्वों को रियलाइजेशन अकाउंट, विघटन खाते या वसूली खाता बोलिए आप उसको, उसमें आपने क्या कर दिया, हस्तांतरित कर दिया है। तो जो भी कुछ होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू होगा, रियलाइजेशन अकाउंट के माध्यम से ही होगा। तो यहां जो भुगतान किया 85,000 भुगतान किया, लेकिन किसने किया, नियति ने किया। यदि आपने किया होता तो बैंक और कैश क्रेडिट होता, आपने मतलब फर्म ने किया होता, और नियति ने किया तो बैंक और कैश की जगह आपको किसका नाम देना है, नियति का नाम देना है। तो यहां पर जो एंट्री होगी वो ये होगी, रियलाइजेशन डेबिट। क्यों, क्योंकि आपने दायित्व का जब भी भुगतान करते हैं तो रियलाइजेशन के डेबिट में दिखाते हैं, संपत्तियों से जब भी वसूली होती है तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं। ये आपको पता होगा कि किस तरीके से हम संपत्ति एवं दायित्वों का निपटारा करते हैं। तो यहां पर जितने दायित्व है उनका भुगतान डेबिट पक्ष में रियलाइजेशन के डेबिट के माध्यम से होगा और संपत्तियों की वसूली रियलाइजेशन के क्रेडिट के माध्यम से होगी। तो यहां आइए मैं इसके सबसे पहले 45,000 रुपए का भुगतान जो हुआ है उसकी प्रविष्टि बताता हूं। डेट आप 31 मार्च डाल दीजिए 2019। 31 मार्च को आप एंट्री कर रहे हो, ये सब ये 31 मार्च एंट्री होगी इसकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अब ये भुगतान किसने किया, नियति ने किया, टू नियतिज कैपिटल, टू नियतिज कैपिटल अकाउंट। कितना, 45,000 रुपए यहां पर मैं डेबिट में दिखा रहा हूं और वही 45,000 रुपए में कहा दिखा रहा हूं, क्रेडिट में दिखा रहा हूं। नरेशन आप लिखें यहां पर, बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड, और इफ यू वांट टू स्पेसिफिक, अगर कुछ बताना है किसने पे किया तो यहां लिखिए पेड बाय नियति। ये ट्रांजैक्शन आपका पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो पहली एंट्री आपकी हो चुकी है। अब अगली एंट्री वही डेट 31 मार्च को होगी। आइए दूसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं। लेनदार जो थे जिन्हें 67,000 रुपए का भुगतान करना था, उन्होंने 34,000 का फर्नीचर ले लिया। आपको पता होगा यदि लेनदार या कोई भी दायित्व, अगर हम उस दायित्व का भुगतान करने के लिए कोई संपत्ति देते हैं तो उसकी कोई प्रविष्टि नहीं की जाती। यानी लेनदारों को यदि कोई संपत्ति आप देते हो उनके भुगतान के रूप में तो उसकी प्रविष्टि नहीं करेंगे, लेकिन यदि कोई रोकड़ कैश में नकद में भुगतान हुआ है तो उसकी प्रविष्टि की जाएगी। तो यहां पर 34,000 रुपए जो आपने दिए उसकी कोई प्रविष्टि नहीं होगी, क्योंकि 34,000 का फर्नीचर दिया है। तो दायित्व के सामने आपने एक संपत्ति दे दी उनको।
तथा उनको शेष राशि का क्या कर दिया गया, भुगतान नकद में किया। तो शेष बचा कितना, देखो लेनदार को देने कितने थे, 67,000 देने थे, उसमें से 34,000 का तो फर्नीचर आपने दे दिया, तो बचा कितना, यहां मैं कैलकुलेशन करूंगा 0 0 0, 7 में से 4 गए तो आपका 3 बचा, 6 में से 3 गए तो 3 बचा, यानी 33,000 का भुगतान आपने नकद किया है। मैंने आपको बोला था कि जो भी भुगतान या वसूली होगी वो सब रियलाइजेशन अकाउंट के माध्यम से होगी। तो आपने भुगतान किया, किसका भुगतान किया है, दायित्व का भुगतान किया, क्रेडिटर का भुगतान किया। तो आपको ये सब जो करना है, आपको उस दायित्व का नाम नहीं दिखाना, जो भी करना है वो रियलाइजेशन अकाउंट के रूप में करना है। तो आप देखिए यहां पर प्रविष्टि, चूंकि आपने भुगतान किया है तो वो सब रियलाइजेशन डेबिट के माध्यम से होगा। तो ये लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, दोनों आएंगे। कितना, खाली प्रविष्टि जो होगी वो 33,000 रुपए की होगी। फर्नीचर जो लिया उसकी कोई प्रविष्टि यहां पर मैं नहीं करूंगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि फर्नीचर की कोई प्रविष्टि यहां आपको नहीं करनी है। आपको जो प्रविष्टि करनी है, जितना नकद भुगतान हुआ है उसी की करनी है। तो ये 33,000 रुपए का आपने भुगतान किया। नरेशन के रूप में आप लिखेंगे कि क्या हुआ है यहां पर, बीइंग क्रेडिटर्स पेड। बस नरेशन आपको सूचना लिखनी है कि ये एंट्री आपने क्यों बनाई। अब तीसरी प्रविष्टि को देखते हैं। कार्तिक ने फर्म को कितने का ऋण दिया था, 18,000 का लोन, ऋण का मतलब लोन दिया था जिसका भुगतान उसे कर दिया गया। अगर कार्तिक ने ऋण दिया था तो फर्म ने उसको दायित्व पक्ष में दिखाया होगा। दायित्व पक्ष में दिखाने का मतलब उसका कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था। तो यहां फर्म ने उसको भुगतान किया है, तो भुगतान किया है इसका मतलब फर्म के पास कैश और बैंक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपको रूल पता है, आने वाले को डेबिट करते हैं, जाने वाले को क्रेडिट करते हैं। दूसरा एक रूल ये भी होता है, यदि संपत्ति बढ़ती है तो डेबिट, संपत्ति कम होती है तो क्रेडिट। यानी ये कैश और बैंक कम होगा तो आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। और आपने भुगतान किसका किया, कार्तिक के लोन का किया है। और कार्तिक का लोन चूंकि दायित्व पक्ष में क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा था तो उसको भी बंद कर दीजिए, क्योंकि यहां पर फर्म ही क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, बंद हो रही है, विघटन हो रहा है फर्म का। तो यहां पर जो प्रविष्टि होगी वो कार्तिक से लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक होगा। कितना, 18,000 रुपए। तो यहां पर डेट वही चलेगी, 31 मार्च की बात हो रही है, 31 मार्च ही आप लिखें। ये 31 मार्च की प्रविष्टि में कर रहा हूं, क्या लिखूंगा, कार्तिक लोन अकाउंट डेबिट, कार्तिक लोन अकाउंट डेबिट कितना, 18,000 रुपए। एंड यहां पर क्या दिखेंगे, टू कैश और बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट कितना, 18,000 रुपए। 18,000 रुपए यहां पर आप नरेशन लिखिए, बीइंग लोन पेड। जो लोन था वो आपने क्या कर दिया, पे कर दिया। ये तीसरी प्रविष्टि हो चुकी है। आइए चौथा ट्रांजैक्शन देखते हैं। 85,000 रुपए का कोई स्टॉक था, डी पॉइंट देखिए, उसको रतिक ने कितने में ले लिया, 72,000 में ले लिया। तो आपको ये प्रविष्टि करनी है 72,000 की। देखो स्टॉक चूंकि संपत्ति होता है, संपत्ति से जो भी वसूली हुई, जितनी संपत्तियां हैं उनसे कुछ भी वसूल हो, वो सब रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं उससे। तो या तो संपत्ति को बेचने से पैसा मिले तो कैश और बैंक डेबिट होगा, या वो संपत्ति कोई साझेदार ले ले तो उस साझेदार का कैपिटल अकाउंट आपको क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो जितने में साझेदार ने ली ये प्रविष्टि उस राशि से होगी, न कि उस राशि से कि आपका स्टॉक था कितने का। स्टॉक था 85,000 रुपए का, बट लेकिन रतिक ने कितने पे लिया, 72,000 में लिया। तो यहां जो प्रविष्टि होगी वो 72,000 रुपए की होगी। और 72,000 रुपए जो है आपका रतिक कैपिटल डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि रतिक ने लिया। और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, क्यों, क्योंकि सभी संपत्तियों की वसूली जो है वो वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाई जाती है। तो आइए यहां पर इसकी प्रविष्टि को देखते हैं। वो ही आपको डेट डालनी है, क्या, 31 मार्च वाली डेट आप डालेंगे। रतिक ने लिया है तो आप रतिक का नाम दीजिए, रतिक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके कैपिटल में जाएगा ये, क्योंकि उसकी पूंजी कम हो जाएगी इससे, क्योंकि उसने कुछ संपत्ति ले ली है। और टू
आप उस संपत्ति का नाम नहीं दिखाकर उसको किस नाम से दिखाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। और कितनी राशि है, ऋतिक ने जो लिया था वो 72,000 में लिया था, 72,000, ये 72,000 मैंने यहां पर दिखा दिए। और नरेशन जो आप दिखाएंगे यहां पर दिखाएंगे, बीइंग स्टॉक टेकन बाय ऋतिक। किसने ले लिया स्टॉक, ऋतिक ने ले लिया। तो ये प्रविष्टि, चूंकि यह मेरा पेज पूरा हो चुका है तो आप चाहे तो यह टोटल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, जो आगे ले जाया गया टोटल है वो टोटल कर लीजिएगा। यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट का जो आप जानते हैं कि एक जर्नल प्रविष्टि जब आप करते हैं तो उसका टोटल पेज पूरा हो जाता है तो टोटल करके उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जो कि आपको करना है यहाँ पर। अब मैं इसको आगे चला रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहाँ मेरा पेज कंप्लीट हो चुका है तो मैं इसी फॉर्मेट को आगे वापस बना रहा हूं। 2 प्रविष्टियां मेरी बाकी है, उन 2 प्रविष्टियों को करने के बाद ये प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और 6 नंबर का ये प्रश्न है। वापस वही 31 मार्च की मैं बात करूंगा, क्योंकि एंट्री जो होगी वो 31 मार्च को ही होगी। तो देखिए अब आगे वाला ट्रांजेक्शन क्या है, ई वाला। ई जो है 5वां पॉइंट ये बता रहा है कि 6,000 के विघटन व्यय हुए, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस थे, जिसका भुगतान किसने किया, कार्तिक ने किया। अभी मैंने आपको बताया आप कोई भी भुगतान करें, चाहे दायित्व का हो, चाहे कोई खर्चे का भुगतान हो, वो सब हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट वसूली खाते के डेबिट में दिखाते हैं। तो यहां पर इसको भी वसूली खाते के कहां करना होगा, डेबिट में दिखाना होगा। चूंकि ये भुगतान किसने किया है, ये भुगतान फर्म ने नकद में नहीं करके ये भुगतान किसी साझेदार ने किया। देखिए ये कार्तिक ने किया 6,000 रुपए का। तो आप कैश और बैंक की जगह ये बताएंगे कि ये पैसा किसको देना है, कार्तिक को देना है। तो आपको यहां प्रविष्टि करनी होगी, भुगतान हुआ है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ये लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और चूंकि ये भुगतान फर्म ने नहीं किया, फर्म ने किया होता तो कैश और बैंक आ जाता। ये किसने किया, कार्तिक ने किया है, तो आप इसको किसके नाम से दिखा दीजिए, कार्तिक के नाम से दिखाइए। टू कार्तिक्स कैपिटल अकाउंट। कितना, 6,000 रुपए जो था वो 6,000 आपको यहां पर दिखाना होगा, ये 6,000। और नरेशन जो होगा आपका क्या होगा, बीइंग एक्सपेंसेस on dissolution paid, being expenses on dissolution paid। ये नरेशन और ये प्रविष्टि खत्म हो गई आपकी। अब आइए लास्ट प्रविष्टि देखते हैं, जो 31 मार्च को ही आपको करनी है, जिस दिन फर्म का डिसोल्यूशन हुआ है, विघटन हुआ है। जो लास्ट प्रविष्टि है वो आपके सामने है। विघटन पर 40,000 रुपए की हानि हुई। जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो आपको अंत में क्या बताता है, लाभ या हानि, वसूली पर लाभ या हानि बताता है। तो विघटन का मतलब वही वसूली की बात हो रही है कि जो भी आपने वसूली हुई उससे लाभ या हानि है, वो 40,000 की हानि है। और इस हानि को किस में बांटेंगे आप, नियति, कार्तिक और ऋतिक में। किस अनुपात में, 5:3:2 में। अब हानि होगी तो सोचिए इनकी पूंजी बढ़ेगी या कम होगी। इनकी पूंजी क्या हो जाएगी, एक तरीके से हानि होती है तो साझेदारों की पूंजी क्या हो जाती, कम हो जाती है। और साझेदारों की पूंजी कम होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। और साझेदारों की पूंजी यदि बढ़ती है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये आपको पता ही होगा। तो मैं यहां पर आपके सामने प्रविष्टि कर रहा हूं। 3 साझेदार है, नियति, कार्तिक और ऋतिक। तो सबसे पहले नियतिज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसका अमाउंट क्या होगा, इस अमाउंट को हम यहां पर देखेंगे अभी। दूसरा कार्तिक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तीसरा ऋतिक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और हानि किसकी हुई है, वसूली खाते की हुई है, विघटन पे हुई है। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने हानि हुई है, 40,000 रुपए की हानि हुई है। तो मैंने क्रेडिट में ये 40,000 डाल दिया। और यहां पर आप नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, या ट्रांसफर्ड ये भी चलेगा। अब ये जो प्रविष्टि करनी है लाभ हानि जो अनुपात है उसमें करनी है। और वो लाभ हानि अनुपात जो था वो आपका 5:3:2 था। तो 5 + 3 + 2 कितना हुआ, 10 हुआ। 40,000 में 10 का भाग देंगे तो 4,000 × 5
कितना हो गया 20,000, 4,000 इंटू 3 कितना हो गया 12,000, और 4,000 इंटू 2 कितना हो गया 8,000। तो ये हानि मैंने इन तीनों में क्या कर दी, एक तरीके से हस्तांतरित कर दी, ट्रांसफर कर दी। और इस तरीके से ये पूरा प्रश्न हल करने के बाद आप लास्ट में यहां पर क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, क्योंकि जर्नल है तो जर्नल का अंत में क्या होना चाहिए, आपकी रोज नामचा प्रविष्टियां है उसका टोटल होना चाहिए। तो जो भी टोटल आप करें वो टोटल हो जाएगा और इस तरीके से इस प्रश्न को हल किया जाएगा।